नमस्ते विद्यार्थियों, आज हम बीए बीएससी पार्ट 3 के लिए ज्योग्राफी में अपन बात करेंगे भू संसाधन पर। भारत में भू संसाधन यानी भारत का भूमि उपयोग, भारत में भूमि उपयोग, भारत में भूमि उपयोग में मतलब कुल भू क्षेत्र, भारत का जो कुल भू क्षेत्र है उस जैसे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है भारत का। इसमें कितने भू क्षेत्र पर वन क्षेत्र है, कितने भू क्षेत्र पर कृषि कार्य होता है, कितने भू क्षेत्र पर बंजर भूमि है, कितने भू भाग पर चारागाह या उपवन फैले हुए हैं, बगीचे फैले हुए हैं। इस प्रकार से भू मतलब भू आवरण पर्वतीय क्षेत्र भी आ गया, इसमें पहाड़ी भाग भी आ गया और मैदानी भाग भी आ गया और मौसमी क्षेत्र भी आ गया। सभी का मतलब किस किस भारत का जो लैंड क्षेत्र है किस यूज में आ रहा है, किस उपयोग में आ रहा है, इसके बारे में बात कर रहे हैं अपन। तो भारत का कुल भू क्षेत्र इतना है 32,27,200 वर्ग किलोमीटर है। इसमें से केवल 30,55,000 जो क्षेत्र है उसका ही अपने पास आंकड़े हैं। बाकी जो भू क्षेत्र है या सीमा विवाद के कारण से या अन्य राजनीतिक सीमाओं के कारण, राजनीतिक विवादों के कारण से उसके आंकड़े उपलब्ध नहीं है। अपने पास जो कुल भू क्षेत्र है उसका 30,55,000 क्षेत्र का ही अपने पास आंकड़े उपलब्ध है, जिसमें मैंने इसका ब्यौरा इस प्रकार है कि जो भारत का भू आकार है या भू क्षेत्रफल है उसमें मुख्य जो भू आकारों में से, जैसे मैंने बताया, पर्वत, पठार और मैदान और द्वीप समूह है। ये बड़े भू आकार है, जिससे मतलब भारत का उच्चावचीय आकार बात करें या किस वजह से मतलब इसके 4 भू आकार है: पर्वतीय भाग, पठारी भाग, मैदानी भाग और द्वीप समूह। तो भारत में जो पर्वतीय क्षेत्र है उसका कुल भू आकार पर लगभग 27% या 30% मान लो एवरेज, लगभग पहाड़ी पर दोनों भाग जोड़ के 30% भू क्षेत्र पर पर्वत में पहाड़ी भाग है, पर्वत में पहाड़ी क्षेत्र है। और जो पठारी भाग है वो लगभग पठारी भाग है वो लगभग 27% भू भाग पर पठार है और 43% भाग पर मैदान है। इस प्रकार 3 जो भू क्षेत्र, बाकी जो बचा 2-3%, 1-1.5% बचा, जिसमें इसका मतलब एग्जैक्ट 30% ना होकर 27 समथिंग है, तो बाकी जो बचा वो द्वीप समूह आ जाते हैं। इस प्रकार भारत का कुल भू क्षेत्र है उसका 27% तो आपका आता है पठारी भाग, लगभग 30% पहाड़ी क्षेत्र आता है और 43 भाग में मैदानी भाग है। भारत में जो मैदानी भाग है वो आपका जो ये पहाड़ी प्रदेश है आपका, जैसे हिमालय पर्वत क्षेत्र है या विंध्य पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा है, पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट श्रेणी है, जहाँ से मतलब उबड़ खाबड़ भूभाग है, वहाँ से जो ऊंचे भूभाग है, ऊंचे सिक्कर क्षेत्र है, वहाँ से नदी प्रवाह होता है। नदी प्रवाह द्वारा मैदानी भागों में या घाटी क्षेत्रों में आकर मलबा या जलोढ़ पदार्थों का जमाव करता है। जब जलोढ़ मैदानी भाग है, घाटी प्रदेश है, गहरे गर्तीय क्षेत्र है, वो उस जलोढ़ मिट्टी से भर जाते हैं और समतल भूभाग का निर्माण हो जाता है, जिसे बोलते हैं मैदानी भाग में। इसी कारण भारतीय जो मैदानी भाग है भारत का, वो मुख्यतः उत्तर भारत का मैदान है, जो हिमालय प्रदेश के दक्षिण में और विंध्याचल सतपुड़ा के उत्तर की ओर जो बीच में घाटी प्रदेश था पूर्व काल में, वह भरकर बराबर समतल भूभाग के निर्माण में भूभाग के रूप में आ गया। अब इसमें जो बताया मैंने उसका बीच बचा पठारी भाग। पठारी भाग भारत का जो दक्षिण का भाग है, प्रायद्वीप पठार है, उसमें जैसे आप बताया मैंने आपको, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, सतपुड़ा है इसका दक्षिणी भाग, और पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के बीच वाला जो भू क्षेत्र है वो खनिज संसाधनों द्वारा खनिज संसाधनों का भूभंडार है। वहाँ पर जो निकलने वाले जो पदार्थ होते हैं खनन द्वारा निकालते हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है और चांदी है, तांबा है, जस्ता है आदि पदार्थों को खनन करते हैं। वहाँ इसी कारण उस क्षेत्र में उद्योग वगैरह आदि का अधिक हो पाया है। और इसके बाद बचा आपका पर्वतीय क्षेत्र हो गया, जो उत्तर भाग बताया मैंने आपको। मुख्य भाग में भारत का जो लगभग
30% बताया मैंने आपको, जो पहाड़ी क्षेत्रों में उत्तर पूर्व भागों में जो आपका नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, वो पूर्णतः उबड़ खाबड़ भूभाग है। और ये आपका हिमाचल प्रदेश का कुछ भाग है, उत्तराखंड का है, यूपी का है, जम्मू कश्मीर का भाग है, वो पूर्णतः पहाड़ों से घिरा हुआ ज़्यादातर। इसके बाद बताया ये पठारी भाग हो गया, पठारी भाग दक्षिणी भाग में आ गया, मैदानी भाग में ज़्यादातर पंजाब, हरियाणा, आपका राजस्थान का पश्चिम भाग, दक्षिणी पश्चिम भाग आ गया, एमपी का भाग आ गया, और यूपी आ गया, बिहार आ गया, वेस्ट बंगाल आ गया। इस प्रकार से ये क्षेत्र आपके मतलब बड़े बड़े आकारों में इस प्रकार से ये बिखरा हुआ, फैला हुआ। अभी किस यूज में आता है ये प्रदेश, ये क्षेत्र, इस बारे में बात करते हैं अपन। तो भारत का कुल भू क्षेत्र है वो 5 क्षेत्रों में 5 प्रकार के क्षेत्रों से ढका हुआ है। उससे मतलब इसका लैंड यूज हो रहा है, इसका भू संसाधन है या भू पदार्थ इस यूज में आ रहा है। वो 5 कौन से हैं? एक तो वन प्रदेश है, दूसरा है वन मतलब ऐसा भू क्षेत्र जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र है। और वन क्षेत्र वो होते हैं जब सरकार द्वारा या कानूनी तौर पर वृक्षों को मतलब उसमें लगाया जाता है या उसके अधीन होते हैं, उसमें मतलब बिना परमिशन के पेड़ पौधे लगा, मतलब बिना परमिशन के पशुचारण करना और कृषि कार्य करने पर प्रतिबंध होता है, वो क्षेत्र आता है वन प्रदेश में। तो इसमें वन प्रदेश आता है। दूसरा आता है कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, ऐसी भूमि जो कृषि के लिए उपलब्ध है लेकिन वो कृषि इसमें नहीं अपन इसमें कृषि कार्य नहीं कर सकते, और वो ज़मीन किसी कार्य में ऑलरेडी बुक हो चुकी है। जिसे आपसे आगे बताया मैंने, अब कृषि गैर कृषि कार्य, इसके 2 प्रकार है। ऐसी भूमि जो उस पर कृषि कार्य नहीं हो सकता है, उसमें जैसे रेल लाइन से ढकी हुई है या सड़कों से है या नगरों से है या आबादी क्षेत्रों से है या उद्योगों से या बांधों से, इस पर किसी रूप में वो यूज आ रही है, उसमें कृषि कार्य नहीं हो सकता। इसका ऐसे भूमि जो गैर कृषि कार्य भूमि में प्रयोग में ली जा रही है। दूसरी है बंजरता कृषित भूमि, ऐसी भूमि जो बंजर पड़ी है, जिसका उपयोग नहीं किया जा सकता, वो मृदा लवणीय है या क्षारीय मृदा है या उबड़ खाबड़ है या पथरीली है या मरुस्थलीय मृदा है, जहाँ पर मतलब वहाँ पर ऐसी मिट्टी है, मोटे वाली मिट्टी है, उसे पानी रोक नहीं सकता है या अन्य कई समस्याओं से वो ग्रसित है, वो मृदा आती है बंजर भूमि, जो कृषि कार्य के उपयोग में नहीं आ सकती। ऐसे उसे बोलते हैं बंजर भूमि। जहाँ कृषि नहीं हो सकती या वहाँ पर मतलब मनुष्य रहना मुश्किल है, वहाँ पर मतलब आबादी कार्य रहना दिक्कत आती है, क्योंकि वहाँ पर पानी की पैदावार पूर्ति या अन्य दैनिक कार्य करने के लिए आर्थिक व्यवसाय नहीं होने के कारण मानव वहाँ पर निवास नहीं कर सकता, इसलिए वो ज़मीन बंजर पड़ जाती है। तो ये उबड़ खाबड़ भूभाग जैसे मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश, उन राज्यों में फैली हुई है। थर्ड है अन्य कृषिरत भूमि, वो है प्रतिभूमि छोड़कर अन्य कृषिरत भूमि जो कृषि कार्य कर सकते हैं लेकिन वो कृषि कार्य में काम में नहीं आ रही है। तो इसके 3 प्रकार है, स्थायी चारागाह, फुटकर वन क्षेत्र, उपवन यानी उद्यान वगैरह। और थर्ड है बंजर भूमि, उसमें ऐसी भूमि है जो कृषि कार्य में कर सकते हैं लेकिन बंजर भूमि है पड़ी है, उसमें अपने इसको सुधार सकते हैं। चौथा है प्रतिभूमि। प्रतिभूमि 2 प्रकार है, वर्तमान प्रतिभूमि, दूसरी पुरानी प्रतिभूमि, और 5वां है कृषि भूमि। इसके 2 प्रकार है, एक तो शुद्ध बोए का क्षेत्र या निवल क्षेत्र, और एक होता है दूसरा इसमें आता है कि एक से अधिक बार कृषि में काम में लेना। 2 प्रकार क्षेत्र इसमें आते हैं। इसमें कुल 5 प्रकार है। तो पहले बात करते हैं वन प्रदेश के बारे में। भारत का जो भू प्रदेश है, भारत की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय जलवायु है, और उष्णकटिबंधीय जलवायु में होने के कारण इसमें 33% भूभाग पर वन होने चाहिए। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो 2012-13 के आंकड़े हैं, 2012-13 के आंकड़े हैं, उसके अनुसार बात करें तो इसमें भारत में 22.88% भूभाग पर वन क्षेत्र है। 1950 में जो वन क्षेत्र था वो केवल 14.40 था, 48 मान लो, 14.48% था। और अभी 2011-12 की बात करें तो इतने इसमें वृद्धि हुई है, लेकिन 1970 में जो वन क्षेत्र था वो लगभग 21 पॉइंट के समथिंग आ गया था। तो 21% मतलब ये हो गया, इसका मतलब इसमें 1950 से 1970 के बीच में वनों में वृद्धि की गई। इस समय मतलब वृक्षों पर ध्यान दिया गया, वृक्षारोपण कार्यक्रम चला गया, पहाड़ी क्षेत्रों में, बंजर भूमियों में, मुख्तलिफ भागों में वन रोपण करके उस वनों के घनत्व में वृद्धि की गई। उसके बाद में वृद्धि की जो मात्रा है वो 69 बाद में 2% वृद्धि हुई है, बहुत कम मात्रा में वृद्धि हुई है। तो वन क्षेत्र मतलब भारत में जो सर्वाधिक वन क्षेत्र है उसकी बात करें तो अपन भारत का जो कुल भू क्षेत्र है उसमें कुल भूभाग को बात करें, ऐसे राज्य जिसमें सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र है वो राज्य आता है भारत में सबसे ज़्यादा एमपी ऐसा स्टेट है जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र है। और उसके बाद में आता है आपका छत्तीसगढ़।
तीसरा आता है आपका उड़ीसा और चौथा आता है आपका अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो आता है MP, मध्य प्रदेश, दूसरा है आपका छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा, चौथा अरुणाचल प्रदेश। एक बात राज्य स्तर पर बात करें, ऐसा कौन सा राज्य जिसमें मतलब सर्वाधिक मात्रा में अपने भूमि अपने एरिया के आधार पर सर्वाधिक मात्रा में वन क्षेत्र है, वो आता है आपका मिजोरम। उसके बाद में नागालैंड है और मणिपुर है, मतलब उत्तर पूर्व राज्य। सबसे कम मात्रा में जो वन क्षेत्र है वहाँ पर केवल 5% वन क्षेत्र आते हैं, मतलब कुल भूभाग का केवल 5% वन क्षेत्र है, वो पंजाब हरियाणा है। वहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में वनों का काट कर कृषि कार्य में काम ले लिया गया। इसके लिए इस कारण इन दोनों राज्यों में वनों का घनत्व घट गया, इसलिए 5% कम भूभाग पर वन क्षेत्र पाए जाते हैं। तो भारत में जो पहले बात करें इतना % वन क्षेत्र है वो कहाँ पाए जाते हैं, इसमें किस किस क्षेत्रों में वन फैले हुए हैं, सर्वाधिक वन कहाँ है, सबसे कम वन क्षेत्र किस जगह है, इस बारे में एक चीज़ क्लियर हो गई। दूसरा है कृषि के लिए अनुमत भूमि। इसकी बात करें तो कृषि के लिए इसके दो प्रकार है, गैर कृषि भूमि और बंजर भूमि। गैर कृषि कार्य में ऐसी भूमि जो कृषि कार्य में काम में नहीं ली जा सकती, उसमें आता है जैसे मतलब आवास से बस्तियों का निर्माण हो जाना, नगरों का विकास हो जाना और उद्योगों का विकास करना, नहरों का जाल बिछाना, सड़कों का विकास करना, रेल लाइनों का विकास करना, इसमें इस सब कार्यों में ज़मीन काम आ जाएगी। तो वो इसका भू संसाधन है वो किसी किसी रूप में काम में आ जाएगा, तो उसमें कृषि कार्य नहीं कर सकते। ऐसी भूमि किस में आएगी, नगरीय जलयान है आपका नगरीकरण में, उद्योगों में इसमें काम में आ जाती है, इस कारण उसका उपयोग कृषि कार्य में नहीं आता। दूसरा है बंजर तथा कृषि भूमि। ऐसी भूमि जो बंजर पड़ी है उसका कृषि कार्य में काम में नहीं ले सकते अपन। ऐसी मृदा कौन सी होती है, जो लवणीय है या सारीय मृदा है या दलदलीय मृदा है या उबड़ खाबड़ है, वहाँ पर पथरीला क्षेत्र मरुस्थल है, ऐसे भू क्षेत्र है जहाँ पर कृषि कार्य नहीं हो सकता, वो आती है बंजर भूमि में। तो दो उसके बाद होगी बंजर। थर्ड आता है अन्य कृषित भूमि, जो प्रति छोड़कर अन्य कृषि रहित भूमि, मतलब ऐसी भूमि जो कृषि रहित है, उसमें कृषि कार्य कर सकते हैं लेकिन कृषि नहीं किए जा रहे प्रेजेंट टाइम में, वो आती है 3 भाग इसके, स्थायी चारागाह, फुटकर वन तथा उपवन बंजर भूमि। स्थायी चारागाह जो गोचरण बोलते हैं ना, गोचर भूमि, मतलब ऐसे भूप्रदेश है जहाँ पर वर्षा कम होती है, जलवायु संबंधी भिन्नता पाई जाती है या तापीय विभिन्नता पाई जाती है, या वहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है कृषि कार्य करने के लिए, वहाँ के लोगों की निर्धनता है या लोग वहाँ पर पशु चराकर अपना जीवन निर्वाह करते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जहाँ स्थायी रूप से चरागाह होते हैं वो भूमि कृषि के लिए प्रेजेंट टाइम में काम में नहीं ली जा रही है, लेकिन कृषि के काम में ली जा सकती है उपयोग करने पर। वहाँ पर सिंचाई की व्यवस्था की जाए, वहाँ पर अन्य नहर की व्यवस्था की जाए या लाइटिंग की व्यवस्था की जाए, या और भी पूंजी देकर किसानों को उसमें उस बारे में आग्रह करके अपन इसको यूज कर सकते हैं। दूसरा है फुटकर वन क्षेत्र व उपवन। ऐसे भूभाग जहाँ पर फल फूलों के बाग लगे होते हैं या बागवानी कृषि कर सकते हैं, या उपवन है जहाँ पर गार्डन वगैरह या नेशनल राष्ट्रीय पार्क उद्यान लगे होते हैं, जैसे गिर पार्क है राजस्थान में, केवला देवी पक्षी विहार है और सरिस्का अभ्यारण्य है। ऐसे मतलब जो राष्ट्रीय घोषित संपदा है जहाँ पर वन क्षेत्र है या पार्क बने हुए हैं, वो भी कृषि कार्य में काम में नहीं लिया जा रहा। ऐसे 2 क्षेत्र हो गए। थर्ड आता है बंजर भूमि, जो जमीन पड़ी हुई है लेकिन वो उसका उपयोग नहीं किया जा रहा, क्योंकि वो उस जमीन में क्या है, वो दूब है, हरिया दूब है, कांस वगैरह उगी होती है, पहले इसमें कृषि की जाती थी, प्रेजेंट में से छेड़छाड़ नहीं की तो उसमें गहरे मतलब घने कंटीले वन उग गए, घासें उग जाती है और ऐसे रूप में बंजर पड़ी होती है। उसमें अच्छा खाद बीज डालकर, जैविक खाद डालकर, रासायनिक खाद डालकर या अन्य उसको मतलब उपयोग करके जमीन में काम में ले सकते हैं। 3 इसके प्रकार हो गए। चौथा था प्रतिभूमि। प्रतिभूमि वो होती है कि एक अपन जो खेती करते हैं, निरंतर लगातार खेती करते हैं, तो ज़मीन में उपजाऊ क्षमता धीरे धीरे कम होती जाती है। तो ज़मीन में जो उपजाऊ क्षमता घट जाती है, तो कुछ समय के लिए अपनी ज़मीन को 6 महीने के साल भर के लिए एक मौसम सीजनल क्षेत्र के लिए, सीजनल समय के लिए ज़मीन को अपन प्रति छोड़ देते हैं, तो उसमें वापस मतलब वो उपजाऊ क्षमता बढ़ जाती है। इसलिए इसके 2 प्रकार बताए मैंने, वर्तमान प्रतिभूमि और एक पुरानी प्रतिभूमि।
वर्तमान प्रतिभूमि वो होती है जो कम से कम मतलब मात्र एक सीजन कम से कम और मैक्सिमम 1 वर्ष के लिए प्रति छोड़ी जाती है। उसमें पशुचारण किया जाता है या उसका कुछ भाग जमीन, जैसे मान लो 10 हेक्टेयर भूमि है, जैसे 2 हेक्टेयर भूमि मैंने खाली छोड़ दी और 8 हेक्टेयर भूमि पर खेती कर ली, तो 2 हेक्टेयर भूमि मैंने साल भर उसमें खेती नहीं किया, अगले साल उस पर खेती कर लूँगा, उसमें उपजाऊ क्षमता बढ़ जाएगी। इसलिए तो ऐसी भूमि जो 1 वर्ष तक प्रति छोड़ी जाती है वो वर्तमान प्रतिभूमि में शामिल होती है। और ऐसी भूमि जो पुरानी प्रतिभूमि वो होती है जो 2 से 5 वर्ष तक, 2 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक प्रति पड़े रहती है, उससे बोलते हैं पुरानी प्रतिभूमि। ऐसी भूमि जो 2 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष से कम मात्रा में बीच में है, वो मतलब पड़ी रहती है, उसको यूज नहीं करते हैं। उसमें कारण क्या होता है उस प्रति छोड़ने का? वो ज़मीन तो उपजाऊ है, कृषि कार्य करने लायक भी है, लेकिन वो इसमें मोटा कारण ये होता है कि जैसे जमींदारों की स्वार्थपूर्ण नीति होती है या काश्तकारों की निर्धनता होती है, गरीबी होती है, पूंजी का अभाव होता है, सिंचाई की सुविधाओं का अभाव होता है, यहाँ पर जलवायु संबंधी भिन्नता होती है, नदी प्रवाह तंत्र में परिवर्तन होता है, नदी के मार्ग में परिवर्तन हो जाता है, पानी की कमी आ जाने के कारण होता है, या जमीन में उपजाऊ क्षमता घट जाती है, किसी कारण से जमीन को छोड़ देते हैं, वो अति पुरानी प्रतिभूमि में शामिल होती है। 5वां पॉइंट है कृषि भूमि, जो प्रेजेंट टाइम में जिस भूमि पे खेती की जा रही है वो अति कृषि भूमि। भारत में कुल भू क्षेत्र का लगभग 45% भूभाग कृषि भूमि में आता है, 23% आ गया वन क्षेत्र में, तो लगभग ये कितना हो गया, लगभग 68% भूभाग किस में आ गया, कृषि में, वन क्षेत्र में। बाकी जो बचा वो आपका 33% भू क्षेत्र है वन क्षेत्र में काम में आ रहा है। कृषि भूमि की बात करें तो 2 प्रकार, निवल क्षेत्र और 1 से अधिक बार बोई गई भूमि, 2 प्रकार बताया मैंने। इसमें निवल क्षेत्र वो होता है कि 1 वर्ष में कितनी भू क्षेत्र पर कृषि कार्य किया जाता है, वहीं 1 फसल ली जाती है, 1 फसल ली जाती है, मतलब 1 वर्ष में 1 फसल ली जाती है, लेकिन उस जमीन पर 1 फसल लेते हैं, उस फसल को मतलब उस क्षेत्र को बोलते हैं 1 वर्ष में 1 बार जमीन बोया गया, उससे बोलते हैं कुल बोया गया या निवल क्षेत्र। और एक भूमि ऐसी इसमें 1 वर्ष से अधिक बार फसल ली जाती है, बार 2 या 3 फसल लेते हैं, तो 1 से अधिक बार बोया गया क्षेत्र में शामिल हो जाती है। तो उसमें 1 से अधिक बार फसल बोओगे तो उसमें कृषि घनत्व, कृषि जो खेती का जो घनत्व बढ़ जाएगा, और 1 वर्ष से 1 बार ले जाएगा, उसमें कैसे घनत्व कम रहेगा। तो भारत में लगभग जो 1 बार में फसल बोई जाए उसका परसेंट है लगभग 100% भूभाग है, जिस पर वर्ष में 1 ही फसल ली जाती है, और लगभग 35% ऐसा भू क्षेत्र है जिसमें 1 से अधिक बार फसलें ली जाती है। इस पर भारत का भूमि उपयोग के बारे में मैंने 5 प्रकार बताए आपको। भारत का भू संसाधन है 5 यूज में 5 प्रकार के क्षेत्रों में यूज आता है, जो आपके सामने भी मैंने स्पष्ट किया। अगले जो पीरियड में नेक्स्ट वीडियो लेकर अपन फिर से मैं आपसे मिलूंगा। आज के इतना ही, धन्यवाद।